अर्नब को किया अंदर, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने खोया काबू, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी बेल, बोला उद्धव सॉरी बाबू। तो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी है और एक बड़ी जोरदार बहस हुई अर्नब के वकील साल्वे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे कपिल सिब्बल के बीच में। दोनों ही की बहस के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ एक ऐसे जर्नलिस्ट के बारे में बताएंगे जिसने अमित शाह के साथ काफी येलो जर्नलिज्म किया और अमित शाह ने उसके साथ क्या किया। फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अर्नब के साथ क्या किया और अमित शाह ने क्या किया। तो इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, अर्नब गोस्वामी बेल के लिए हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने पूरा केस सुना और उसके बाद 2 दिन के बाद फैसला दिया और फैसले में यह कहा कि अर्नब गोस्वामी को निचली अदालत में जाना चाहिए अगर बेल चाहिए तो। लेकिन अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जोरदार बहस हुई और वहां पर पूरी बहस सुनने के बाद जज ने कहा, हमें बड़ा खेद है कि एक आदमी की पर्सनल लिबर्टी डिनाई की गई है और बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पाया और ये जो पैटर्न है ये बताता है कि हम डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी? किसी के साथ आपको अगर उसका चैनल पसंद नहीं तो मत देखो। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही करूंगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को टारगेट करती है तो उनको यह सोच लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा है। तो कोर्ट में सबसे पहले बोले अर्नब के वकील साल्वे और उन्होंने बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स रखे, पूरा केस जज साहब को समझाया और बहुत सारे प्रूफ्स उनके सामने रखे। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ वैलिड सवाल पूछे कपिल सिब्बल से। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से पूछा, चलो मान भी लें जो कुछ भी एफआईआर में लिखा है वो गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ है, वो बिल्कुल सच है, मगर क्या फिर भी 306 सेक्शन का केस यहां पर लगता है? अगर किसी ने किसी को पैसा दिया और उसने उसका पैसा वापस नहीं किया और वो सुसाइड कर ले तो क्या ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है किसी भी एंगल से? आप मुझे बताइए, क्या अगर इसको बेल ना दें तो क्या ये जस्टिस का मजाक उड़ाना नहीं होगा? तो इस पर कपिल सिब्बल का आंसर आता है, माई बाप आप कह तो सही रहे हैं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का कोई केस यहां पर नहीं बनता है। अब इसके ऊपर अर्नब के वकील बोले कि मुझे वैसे पुलिस कस्टडी से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मगर इन्होंने तो क्रिमिनल कस्टडी में डाल दिया और साथ ही साथ पहले मुझे पुलिस कस्टडी से इतना डर नहीं लगता था, मगर फिर मैंने पालघर होता हुआ देख लिया, अब मैं बहुत डरता हूं। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अपने चैनल पे कुछ भी बोलता है उसे बोलने दो, आप उसका चैनल मत देखो, मैं तो यही करता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है। तो इसके बाद कपिल सिब्बल ने बोला आर्टिकल 19(1) एब्सोल्यूट नहीं होता, मगर ये एब्सोल्यूट जब हो जाता है जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, जब राहुल गांधी उन्हीं स्टूडेंट्स को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं बोलो बोलो क्या ही फर्क पड़ता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोल देना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि आप लोगों के पास एक एफआईआर के अलावा कुछ और है दिखाने के लिए? तो इस पर अमित देसाई बोलते हैं कि वैसे तो कुछ ईमेल्स हैं, एक दो गवाह भी है, मगर अभी पुलिस उन लोगों के ऊपर जांच कर रही है। तो इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ बोलते हैं तो मतलब कुछ खास नहीं है और मतलब आपका कहना यह है कि जब तक पुलिस जांच करती रहेगी, ढूंढती रहेगी, तब तक जेल में रखे क्या? इसके ऊपर साल्वे बोलते हैं कि 2018 की एक एफआईआर है, उसी के बेसिस पर ये सब कुछ घुमाए जा रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने हंसा केस जो कि टीआरपी वाला था उसमें भी यही किया था। ये लोग लगे रहेंगे ऐसे ही, जेल एक एक्सेप्शन होता है, रूल नहीं। अब साल्वे साहब के जो आर्ग्यूमेंट थे वो थोड़े भारी पड़ रहे थे और जज साहब अर्नब को बेल देते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद कपिल सिब्बल के मन में जोश आता है और वो कुछ बोलते हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं जज साहब आप एक बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो, आप केवल एफआईआर देखकर इसे बेल दे रहे हो, आप इसकी इंटेंशन भी देखो। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि 2018 का केस था जिस पर पुलिस जांच कर रही थी और 2019 में उन्होंने एक समरी रिपोर्ट बनाई, क्लोजर रिपोर्ट नहीं बनाई। समरी रिपोर्ट बनाने के बाद पुलिस उसे जब चाहे खोल सकती है और अरेस्ट भी कर सकती है। अभी 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद फैसला ले लेना, तब तक अर्नब को जेल में रहने दो। इस पर साल्वे साहब कपिल सिब्बल को करारा जवाब देते हैं और कहते हैं कि मतलब कपिल सिब्बल जी आपका कहना यह है कि एफआईआर पढ़ के अरेस्ट किया जा सकता है, मगर एफआईआर पढ़ के बेल नहीं दी जा सकती।
लॉजिक गजब है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक आदमी के साथ गलत कर रही है और पर्सनल रीजन के साथ कर रही है और एक बहुत घटिया प्रेसिडेंस उन्होंने सेट किया है। लेकिन इसके पैरेलल में हम आपको एक कंट्रास्ट दिखाते हैं जिसमें अमित शाह के बेटे के ऊपर बहुत खतरनाक आरोप लगाए गए थे और पूरा जो कबाल था वो लग चुका था अमित शाह और अमित शाह के बेटे के ऊपर। लेकिन उस वक्त जिस जर्नलिस्ट ने ऐसा किया था उसके साथ अमित शाह ने क्या किया वो देखिए। तो आज से 3 साल पहले एक आर्टिकल आया था वायर में, रोहिणी सिंह नामक पत्रकार ने इस आर्टिकल को लिखा और उसमें बताया गया कि अमित शाह का जो बेटा है जय शाह, उसने एक कंपनी में ज्वाइन किया और जैसे ही वो डायरेक्टर बन के वहां पर गए वैसे ही वो कंपनी जो है वो 16,000 टाइम बढ़ गई। पहले उस कंपनी का जो टर्नओवर था वो 16,000 रुपए था और केवल एक ही साल में वो बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो गए। अब 80 करोड़ के इस फिगर को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करके दिखाने के लिए 0,0,0,0 करके उसको दिखाया गया, केवल 80 करोड़ उसको नहीं लिखा गया ताकि लोगों को लगे कि भाई कुछ बहुत तगड़ा कर दिया है। और बताया गया 16,000 टाइम्स इसने अपनी कंपनी को बढ़ा दिया। अब इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक कंपनी खोलते हैं और पहले साल वो कंपनी कोई काम नहीं करती है, आप किसी चीज में व्यस्त हो जाते हैं और केवल आपका जो टर्नओवर आता है वो 20 रुपए का आता है। अब अगले साल आप दबा के काम करते हैं और 20 लाख पर अपनी कंपनी के टर्नओवर को ले जाते हैं। तो अब आपकी कंपनी 20 रुपए से 20 लाख पर जो पहुंच गई तो इसका कितना गुना आपने एक साल में बढ़ा लिया आप लगा लो। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कंपनी 10 लाख गुना बढ़ गई, वो भी एक ही साल में। मगर रोहिणी सिंह का आर्टिकल प्रोपेगेंडा से भरपूर था। रोहिणी सिंह ने 4 साल का डेटा दिखाया, उस 4 साल के डेटा में उन्होंने 4 साल का टर्नओवर दिखाया, मगर जो प्रॉफिट था वो केवल 3 ही साल का दिखाया और चौथे साल का उन्होंने छुपा लिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनको प्रॉफिट चौथे साल का पता नहीं था। प्रॉफिट हुआ वो हुआ -1.48 करोड़, यानी कि 1,48,00,000 रुपए का लॉस। यानी कि मुनाफा कुछ हुआ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना, आर्टिकल अलग से छप गए। तो भाई ये बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा इन्होंने किया था उस वक्त। बहुत सारे और लूप होल्स थे उस आर्टिकल के अंदर। एक आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। पर रोहिणी सिंह के साथ अमित शाह ने क्या किया? कुछ नहीं, कभी जेल में नहीं गई, 45,000 रुपए का जूता पहनकर आज भी घूमती हैं। एक डेफेमेशन केस उनके ऊपर जरूर थोपा गया है, मगर डेफेमेशन केस थोपना तो उनका हक था। बाकी उसके अलावा जो अर्नब के साथ हो रहा है और जो रोहिणी सिंह के साथ हुआ वो आप कंपेयर कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि वेंडेटा है या नहीं। रोहिणी सिंह रहती है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस है अमित शाह के अंडर। अमित शाह ने फिर भी दिल्ली की पुलिस को इनके घर नहीं भेजा, दिल्ली की अथॉरिटीज को इनके घर नहीं भेजा, इनके घर को तोड़ने नहीं भेजा, इनको जेल में नहीं रखा गया। अब आप समझ लीजिए कौन वेंडेटा करता है, कौन फासिज्म करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको अगर ये टी शर्ट लेनी है तो आप इस टी शर्ट को ले सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com पर। ये टी शर्ट जिसमें बक खुद कह रहा है बी ह्यूमन, डोंट बीइंग ह्यूमन। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, आप वहां से इस टी शर्ट को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर लीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।